आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री मेजर पेपर और हिस्ट्री माइनर पेपर दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये दूसरा वीडियो है, यानी ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बना दिया है, उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर हम लोग आंसर का ब्लूप्रिंट जानेंगे। जी हाँ, आंसर को लिखने का भी ब्लूप्रिंट होता है, लेकिन उससे पहले आपको आंसर को समझना होगा। अगर आप समझोगे तभी आप ब्लूप्रिंट को समझोगे। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है कि शॉर्ट तरीके से आंसर में क्या लिखना है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे, वही होता है आंसर का ब्लूप्रिंट। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका सिंधु घाटी सभ्यता के कला, स्थापत्य कला एवं नगर योजना पर एक निबंध लिखे। यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछा गया है कला के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के रिगार्डिंग, इसके अलावा नगर नियोजन जो प्रणाली थी उसके बारे में। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाए सिर्फ और सिर्फ नगर योजना के बारे में, तो भी इस क्वेश्चन को लिख सकते हो, दिक्कत नहीं होगी। या फिर अगर कला के बारे में पूछा जाए तो भी इस क्वेश्चन को लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए सीधा आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो आंसर लिखते समय आपको सबसे पहले आंसर का पार्ट देखना होगा। आंसर यहाँ पर दो पार्ट में देना है, क्वेश्चन से ही आपको आंसर का पार्ट मिलेगा। यहाँ पर देखिए पहला पार्ट क्या है कि इस सभ्यता के कला स्थापत्य के बारे में आपको जानकारी देना है, फिर नगर योजना के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग कला के बारे में लिखेंगे और उसके बाद बिंदुवार हम लोग उसको लिख देंगे। तो कला, सिंधु सभ्यता में चित्रकला, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है। कला लिखकर आप इस तरीके से यहाँ पर कला लिखना है। कला लिखने के बाद ऐसे अंडरलाइन करना है, या आप चाहो तो नहीं भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर परिचय आप दे सकते हो कला के बारे में कि सिंधु सभ्यता में चित्रकला, मूर्तिकला और संगीत कला अच्छी उन्नत दशा में थी। बहुत अच्छे तरीके से ये सारे कलाएं जो है ना, वो सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों को जानकारी थी। मिट्टी के बर्तनों को किस प्रकार सुंदर रेखा चित्रों और अनेक प्रकार की आकृतियों द्वारा विभूषित किया जाता था। कहने का मतलब है मिट्टी के जो बर्तन थे उसको किस प्रकार से सुंदर आकृति दिया जाए। ठीक है, रेखा कहने का मतलब है किसी घड़े में इस तरीके से होगा, किसी घड़े में इस तरीके से होगा आकृति, तो रेखाओं द्वारा उनको सुंदर आकृति देना, अनेकों प्रकार की आकृतियों द्वारा उसको सजाना, विभूषित करना। जैसे कि लोग जेवर पहनते हैं ना, उसी तरीके से सजाते हैं, उसी तरीके से उन बर्तनों को भी सजाना, ये सारा कुछ किया जाता था। इसका ज्ञान वहां की खुदाई से प्राप्त वस्तुओं को देखने से होता है। उसमें जो डिजाइन बना हुआ था, जो आकृति बनी हुई थी, उसके द्वारा ये सारी हमें जानकारी मिली। अतः वहाँ की कला बहुत ही ज़्यादा उन्नत थी। लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा कौशल थे। जैसे कि आज के टाइम में देखिएगा, घर बनाने वाले जो मिस्त्री होते हैं वो आपको तीन कैटेगरी के मिलेंगे। एक कैटेगरी जो सिर्फ आपको दीवार जोड़कर ही देंगे, दूसरे कैटेगरी के जो मिस्त्री मिलेंगे वो घर बनाने वाले मिलेंगे, ठीक है, नॉर्मल घर, और जो तीसरे कैटेगरी के मिस्त्री मिलेंगे वो कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से, पूरे तरीके से कौशलपूर्ण मिस्त्री होते हैं जो अच्छे घर बनाकर देते हैं। लेकिन उस टाइम में यहाँ पर सभी को पूरा कौशल था, यानी जितना भी आपको मिस्त्री अगर मिल जाए, चाहे वो बर्तन बनाने वाले या फिर मूर्ति कला वाले या फिर चित्रकला वाले, सभी को पूरे तरीके से स्किलपूर्ण थे। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। आगे हम लोग क्या लिखेंगे कि भाई कलाओं में ललित कलाएं होती है। ठीक है, ललित कलाएं क्या होती है? अब ये होता क्या है, आप लोग अगर छोटे क्लास में पढ़े होंगे, जैसे कि क्लास 6, 5, 3 या फिर 2, तो उस समय एक आपका सब्जेक्ट था हस्तकला। ठीक है, यानी हाथ से लिखी हुई कला एक सब्जेक्ट था, उसके आधार पर आपको मार्क्स दिया जाता था। जैसे कि हाथ से कुछ आप चार्ट पेपर में बनाकर देते होंगे, या फिर कुछ भी हाथ से अपना कलाकारी करके देते होंगे, उसके आधार पर आपको वहाँ पर मार्क्स मिलते थे। तो वही आपका ललित कला। तो ललित कला में क्या आपको लिखना है कि सिंधु सभ्यता के उत्खनन में बहुत सारे मूर्तियाँ, मूरे, पात्र, बर्तन, खिलौने, गुड़िया, आभूषण आदि प्राप्त हुए थे। इसमें कई कलाओं का भी उपयोग किया गया है, जिनमें उनकी प्रमुख ललित कलाएं निम्नलिखित है। अब यहाँ पर देखना है आपको क्या क्या ललित कलाएं निम्नलिखित है। पहला आपका लेखन कला, यानी लिखने की कला। तो सैंधव सभ्यता, देखिए सैंधव सभ्यता बोले या फिर सिंधु सभ्यता बोले या फिर हड़प्पा सभ्यता बोले, तीनों चीज एक ही है। तो सैंधव सभ्यता के लोगों ने लेखन कला का आविष्कार कर लिया था, लिखने की कला, ठीक है, उसका आविष्कार कर लिया था। उन्होंने सुंदर कलापूर्ण चित्रलिपि अपना ली थी। यानी वो लोग जो लिखते थे ना, हम लोगों के जैसा क, ख या फिर इंग्लिश जैसा ABCD इस तरीके से नहीं लिखते थे। वो लोग जो लिखते थे, उनका जो लेखन कला था वो कहीं ना कहीं चित्र की लिपि थी, यानी वो चित्र बनाकर लिखते थे। वे दाएं से बाएं लिखते थे। जैसे हम लोग यहाँ पर बाएं से दाहिने की ओर पढ़ रहे हैं, इसका मतलब बाएं से दाहिनी ओर लिखते हैं, जबकि उनका जो लिखावट था, जो चित्र लिपि थी, वह दाएं से बाएं ओर थी। उनकी लिपि जो थी, चित्रलिपि, अभी तक पूरे तरीके से नहीं पढ़ी जा चुकी है, उनके बारे में अभी भी रिसर्च चल रहा है। तो ये हो गया आपका लेखन कला। लेखन कला में क्या लिखना है कि उनका जो लिपि था, लेखन कला था, वह चित्रात्मक था, चित्रलिपि को ही अपनाते थे, और उनका जो लिखने का जो तरीका था वो दाएं से बाएं की ओर वह लिखते थे, और उनका जो चित्रलिपि था वो अभी तक से पढ़ा नहीं जा सका है। आगे देखिए भवन निर्माण कला। भवन का मतलब क्या होता है? घर होता है, और निर्माण कला यानी घर बनाने की जो कला है, बहुत ही सुव्यवस्थित और योजनापूर्ण बने विशाल भवनों, नगरों और दुर्गों के भग्नावशेषों। भग्नावशेषों कहने का मतलब है जो अवशेष होते हैं ना घरों के, उसी को ही बोला गया है भग्नावशेषों। यानी जो चीज़ हमें खुदाई करके भवन के जो अवशेष मिले, पुराने पुराने जो
टूटे फूटे भवन मिले तो उसी को भग्नावशेष बोला गया है। तो भग्नावशेषों तथा स्नानागार के अवशेषों से उनकी स्थापत्य कला की प्रगति प्रकट होती है। यानी जैसे ही इस सभ्यता की खुदाई हुई, खुदाई होते समय जो भी विशाल भवने, नगरे या फिर दुर्ग जो मिले, उनके जो टूटे फूटे जो चीज़ मिले, जो अवशेष मिले, उससे पता चलता है कि हाँ, यहाँ की जो कला थी भवन बनाने की, भवन निर्माण करने की, बहुत ही ज़्यादा स्किलपूर्ण थी। ठीक है, यानी यहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा डेवलप थे। यानी यहाँ पर वही चीज़ लिखा हुआ है, प्रगति प्रकट होती है। वास्तुकला में वे कुशल थे, वास्तुकला में वो बहुत ही ज़्यादा कुशल थे। अगला पॉइंट है आपका धातु कला। अब धातु कला में क्या लिखना है, तो धातुओं के बारे में भी उनको बहुत ज़्यादा जानकारी थी, लेकिन लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी। इसके अलावा अन्य धातुओं के बारे में उनको बिल्कुल जानकारी थी। इसमें आपको लिखना है कि उन्हें अनेकों धातुओं का ज्ञान था। विभिन्न प्रकार की धातुओं को गलाकर उन्हें सांचे में ढालकर वे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं भी बनाते थे। वे सोने, चांदी, तांबे आदि धातुओं के कलापूर्ण आभूषण भी बनाते थे। यानी वो चांदी, तांबे, ठीक है, इसके अलावा सोना, इन सभी को गलाकर जैसे आज के रूप में बनाते हैं ना, आज भी बनाते हैं वर्तमान टाइम पर आभूषण वगैरह बनाते हैं, उसी तरीके से पहले भी वो उसको गलाकर आभूषण वगैरह बनाते थे। उसमें रत्न जड़ित आभूषण, रत्न जड़ित कहने का मतलब है उसमें कहीं ना कहीं हीरे मोती जैसे कुछ आभूषण भी बनाते थे। सुंदर और आकर्षित वो होते थे। वे मिट्टी और धातु की उपयोग की वस्तुएं निर्माण करते थे। हड़प्पा में प्राप्त एक मूर्ति के हाथ, पैर आदि को अलग अलग बनाकर जोड़ा गया है। यानी हड़प्पा में एक ऐसी मूर्ति प्राप्त हुई है जिसका हाथ और पैर ये सभी को अलग अलग बनाकर, पहले हाथ बनाया गया, फिर पैर बनाया गया, उसके बाद फिर इसको जोड़ा गया। इस तरीके से वो कहीं ना कहीं निर्माण करते थे। सैंधव सभ्यता की धातु कला उपयोगितात्मक और कुशल थी। यानी जो सैंधव सभ्यता की जो धातु कला थी वो उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी थी, क्योंकि धातु चाहे कोई भी सभ्यता हो, सभी सभ्यता में अहम भूमिका निभाती है, और वो जो है ना वो बहुत उपयोगिता होती है उनके जीवन के लिए, उनके दैनिक जीवन के लिए, और साथ ही साथ इसमें बहुत ज़्यादा वो हुनरमंद थे, कुशल थे। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या लिखना है, मूर्ति कला। मूर्ति कला भी बहुत ज़्यादा वो लोग कुशल थे। सैंधव सभ्यता के लोग मूर्ति कला में भी कुशल थे। उनकी बनाई हुई मिट्टी की अनेक मूर्तियां उपलब्ध हुई है। धातु की भी मूर्तियां बनाते थे, यानी धातु की भी मूर्तियां बनाते थे। उनकी मूर्ति कला की 4 शैलियां और विधियां थी। वो जो मूर्ति बनाते थे 4 प्रकार से वो बनाते थे। उनकी जो शैली थी, बनाने की जो विधि थी, वह 4 प्रकार से थी। देखिए यहाँ पर पहला है आपका पाषाण को तक्षण करके, इसका मतलब हो गया पाषाण का मतलब पत्थर, और पत्थर को तराश करके, तक्षण का मतलब हो गया तराश करके मूर्ति बनाना। दूसरा जो प्रकार है वो धातुओं को ढाल करके। तीसरा प्रकार ठप्पा लगाकर, और चौथा प्रकार हाथ से मिट्टी की मूर्तियां बनाकर, हाथ से भी मिट्टी की मूर्ति बनाते थे धातु के अलावे। उन्हें अग्नि में पकाते थे, ठीक है, इस तरीके से वह मिट्टी का मूर्तियां बनाते थे। इन सभी शैलियों में अद्भुत कौशल थे, बहुत ज़्यादा हुनरमंद थे। उनकी मूर्तियां 2 प्रकार की होती थी, यानी 2 कैटेगरी की मूर्ति बनाते थे। पहले कैटेगरी की मूर्ति क्या थे कि वह धार्मिक महत्व वाली मूर्तियां थी, जैसे कि देवी देवताओं वाली मूर्तियां, उपासिकाओं वाली मूर्तियां, या फिर नर्तकी वाली मूर्तियां, या फिर बलि पशुओं आदि की मूर्तियां वो बनाते थे। दूसरा जो प्रकार था, दूसरे कैटेगरी की जो मूर्तियां थी वह साधारण महत्व की मूर्तियां थी, यानी उतना महत्व देने वाली नहीं थी। ये सारे चीज़ तो आप महत्व देते हो, लेकिन इसका उतना महत्व नहीं रहता था, जैसे कि स्त्री और पुरुष। इसके अलावा पशु पक्षी आदि की भी मूर्तियां मिली है। मोहनजोदड़ो, यहाँ पर मिसप्रिंट है मोहनजोदड़ो, कहीं कहीं किताबों में भी ये मोहनजोदड़ो भी लिखा जाता है। तो मोहनजोदड़ो में उपलब्ध खड़िया पत्थर की बनी योगी की, योगी समझते हो ना, एक योगी आसन के मुद्रा में है, तो योगी की मूर्ति भी कला की दृष्टि से अद्वितीय है। यानी वो जो योगी की मूर्ति है इस तरीके से बनाई गई है कि उसकी कला दूसरे कोई डुप्लीकेट नहीं कर सकता है, वो अद्वितीय है, यानी वैसी मूर्ति एक ही है। अद्वितीय का मतलब वही चीज़ है। तो इस तरीके से आप मूर्ति कला के बारे में लिख सकते हो। आगे देखिए नेक्स्ट आपका 5 पॉइंट चित्रकला। चित्रकला भी उनके लिए बहुत कुशलता पूर्वक यह हुनर था। चित्रों को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उसके पीछे लंबे समय तक अभ्यास और साधना अवश्य रही होगी। सिंधु युगीन चित्र 2 प्रकार के होते थे। सिंधु सभ्यता में जो चित्र मिली है वो कहीं ना कहीं 2 कैटेगरी के थे। पहले कैटेगरी में ज्यामिति चित्रात्मक और दूसरे कैटेगरी में प्राकृतिक दृश्यात्मक। पहले वाले में ज्यामिति, यानी ज्यामिति में कहीं ना कहीं इस तरीके से लाइन खींचकर चित्र बनाते थे, और प्राकृतिक दृश्यात्मक मतलब हो गया कि जैसे कि उसमें पेड़ पौधे या फिर जानवर वगैरह, पक्षी हो गए, या इसके अलावा और भी चीज़ जो होंगे, या जानवर इंसान, इन सभी के चित्र होंगे। तो इस तरीके से 2 कैटेगरी के चित्र थे। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रथम कैटेगरी में रेखा चित्र द्वारा दर्शाई गई है, और दूसरे में प्राकृतिक दृश्य जैसे पक्षी, पशु, मछली, कछुए आदि चित्रित है। रंगों का भी उपयोग किया जाता था, रंग भी डालते थे चित्र को बनाने के लिए। चहुदड़ों के एक पात्र, कोई भी पात्र का मतलब कोई बर्तन या कोई चीज, तो उस पात्र की पीली पृष्ठभूमि पर काले, श्वेत और लाल रंग के पशु पक्षियों के चित्र मिले हैं। इस युग में चित्रकला का स्तर प्रायः सार्वजनिक प्रतीत होता है। सार्वजनिक कहने का मतलब क्या है, मतलब इसमें कोई भी सार्वजनिक
तौर पर चित्र को बनाते होंगे, ठीक है, या फिर हो सकता है आपस में बात करने के लिए भी लोग चित्र को बनाते होंगे। दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं जैसे कि वस्त्र, पात्र आदि पर चित्र बनाया जाता था। प्रति नागरिकों की विशेष अभिरुचि थी, यानी जो भी चीज़ जैसे कपड़ा, इसके अलावा जो भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो उन सभी चीज़ों में भी चित्र का निर्माण किया जाता था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मोहरे निर्माण करने की कला। मोहर का निर्माण भी किया जाता था। सैंधव सभ्यता के लोगों की अनेक मोहरें खुदाई करते समय प्राप्त हुई है। मोहरों को ढालने और उन पर विभिन्न आकृतियां अंकित करने में ये लोग अत्यंत ही दक्ष थे, यानी बहुत हुनरमंद थे। लगभग 550 मोहरें जो खुदाई करने पर प्राप्त हुई है, इनमें से अधिकतर मोहरें गोलाकार हैं, यानी गोल आकार के हैं, और इन मोहरों पर किसी न किसी पशु का चित्र बना हुआ है, अंकित है, जैसे कि बैल, गेंडा, हाथी, बारहसिंगा आदि। ये सारे उन मोहरों में क्या है, अंकित है। पशुओं का यह चित्रण अत्यंत सजीव और स्वाभाविक लगता है देखने में। इन मोहरों से उनकी श्रेष्ठ कला की प्रतिभा स्पष्ट रूप से झलकती है। तो ये हो गया आपका मोहरे निर्माण करने की कला। आगे हम लोग देखते हैं 7 पॉइंट संगीत एवं नृत्य कला। सैंधव सभ्यता के लोग संगीत और नृत्य में भी रुचि रखते थे, इंटरेस्ट रखते थे। किसमें? संगीत और नृत्य कला, यानी नाचने की कला। विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र समझते हो, बजाने वाली जो चीजें हो गई, जैसे कि ढोल, तबला या बीड़ा, जो भी चीज है जिससे हम लोग क्या करते हैं, गाना बजाते हैं या गाते हैं, एवं नाचने और गाने की कला से वो पूरी तरीके से अवगत थे, उनको जानकारी थी। उनकी मोहरों पर वीणा और ढोल के चित्र भी थे। उनके मोहरों में वीणा समझते हो ना, इस तरीके से, कहीं ना कहीं इस तरीके से एक वीणा होती है, यहाँ पर इस तरीके से तार होता है, तो वो जो है ना वो वीणा है, और ढोल भी मिली है, ठीक है, ढोल, तो ढोल भी मिली है। उनके मोहरों में उनका चित्र मिला है तथा नर्तकी की मूर्ति उनकी नृत्य और संगीत कला का परिचय देती है। जो नर्तकी की मूर्ति है वो डांस करती हुई दिख रही है, नृत्य करती हुई दिख रही है, तो इससे भी पता चलता है कि वहाँ के जो सभ्यता के जो लोग हैं वो संगीत एवं नृत्य कला से भी परिचित थे। तो ये हो गया 7 पॉइंट। 8 पॉइंट देखिए, कातने व बुनने की कला। कातने कहने का मतलब है सूत काटते हैं, यानी कहीं ना कहीं धागा बनाने की या फिर कपड़ा बनाने की या फिर उसको बुनने की कला। सिंधु सभ्यता के निवासी सूत काटने और कपड़ा बुनने की कला से भी पूरी तरीके से परिचित थे। आप इसमें कुछ अपने से भी ऐड कर सकते हो या फिर इसको इतना ही लिख सकते हो। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था कि सभ्यता के कला के बारे में बताना है, जो हमने अभी पूरे डिटेल से बताया। उसके बाद पूछा गया है कि नगर योजना के बारे में। अब यहाँ से जो आपका आंसर होता है वो आपका नगर योजना से रिलेटेड है, सारे पॉइंट्स उसको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए नगर योजना में थोड़ा सा जानते हो, अगर समझोगे ना तो इसका आंसर लिख दोगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा लंबा है सारे पॉइंट्स। लेकिन जो आपका कला वाला जो पॉइंट्स है वो आसान भी है, 1 से 2 बार वीडियो को देखोगे याद हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग सीधा नगर निर्माण योजना के बारे में देखते हैं। नगर निर्माण, नगर का मतलब क्या होता है, शहर होता है, गाँव नहीं होता है। और जो सभ्यता थी सिंधु सभ्यता, वो कहीं ना कहीं शहरीकरण सभ्यता थी, नगरीकरण सभ्यता थी। अगर 1 नंबर के क्वेश्चन में आएगा तो जरूर उसको आंसर में लिखिएगा नगरीकरण सभ्यता। तो उसकी जो नगरीकरण सभ्यता थी वो उसमें क्या क्या क्वालिटी थी, उसकी क्या क्या विशेषताएं थी, उसको बिंदुवार आपको लिखना है। चलिए हम लोग नगर निर्माण के बारे में देख लेते हैं कुछ परिचय। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी तट पर और हड़प्पा रावी तट पर स्थित था। नदियों की बाढ़ से नगर की रक्षा करने के लिए बांध बांधे गए थे, बांध बनाए गए थे ताकि बाढ़ नहीं आए। नगर में बड़ी बड़ी सड़कें पूर्व से पश्चिम की ओर, पूरब किधर है भाई, तो पूरब आपका इधर हो जाता है, इधर पश्चिम हो जाता है, तो पूरब से पश्चिम की ओर, ठीक है। सड़कें क्या होती थी, जाती थी। तो गलियां होती थी, वह गलियां लगभग 1 से 2.5 मीटर, ठीक है, 1 से या फिर 2.5 मीटर तक चौड़ी होती थी। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी सड़क लगभग 11 मीटर चौड़ी, 11 33, यानी 33, लगभग अगर देखा जाए तो 33 फीट समझते हो ना, 33 फीट इतना चौड़ा होता था। यह प्रमुख राजमार्ग प्रतीत होता है, यानी एक खास राजमार्ग होता था। राजमार्ग समझते हो ना, एक हाईवे रोड, तो वह कहीं ना कहीं खास हाईवे रोड होता था। और यह उत्तर से दक्षिण की ओर जाता था। उत्तर किधर भाई, ऊपर की ओर, इधर दक्षिण। तो इस तरीके से वो सड़कें होती थी, इस तरीके से वह जाती थी उत्तर से दक्षिण की ओर। नगर की सभी सड़कें राजमार्ग में मिलती थी। राजमार्ग क्या होता है, मेन रोड। और नगर का जितना भी सड़क होता है, इधर से सड़क आ रहा है या फिर इधर से सड़क आ रही है या फिर इधर से सड़क आ रही है, कहीं से भी अगर सड़क आए तो वो इसी राजमार्ग में ही मिलती थी। जो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 11 मीटर जो चौड़ी सड़क थी, जो उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी। सड़कें सीधी होती थी और वे एक दूसरे को समकोण पर काटती थी।
और सड़कें नगर खंडों या फिर मोहल्लों में वो बट जाती थी। प्रत्येक मोहल्ला लगभग 366 मीटर लंबा और लगभग 244 मीटर चौड़ा होता था। हर एक मोहल्ले की ये लंबाई है, ठीक है, सड़कों की, यानी एक मोहल्ले में कितना मीटर लंबा जो सड़क है वो 366 मीटर लंबा और लगभग 244 मीटर चौड़ा होता था। यानी अगर यहाँ पर देखा जाए सड़क के हिसाब से मोहल्ले को मापा गया है, ठीक है। सड़कों की स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखा जाता था। सड़क का कूड़ा कचरा सड़क के किनारे निश्चित दूरी पर बने गड्ढों या फिर सड़क के किनारे पर रखे मिट्टी के विशाल पात्र होते थे, जैसे कि मिट्टी के बड़े कूड़ेदान बने हुए रहते थे, उसमें जमा कर दिया जाता था। दो सड़कों के मिलने के स्थान को चौराहा कहा गया है। जैसे एक सड़क इधर से आया, एक सड़क इधर आया, ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से ये चौराहा हो गया, तो उसको चौराहा कहा गया। और कहीं कहीं भोजनालय यानी भोजन करने वाला होटल या ढाबा, ठीक है, भोजनालय होते थे। कहीं कहीं सड़क के दोनों ओर चबूतरे होते थे जहां दुकानें लगती थी। तो जैसे आज है ना सुविधा, उसी तरीके से सोचिए कितने साल पुराने टाइम में भी वो सुविधाएं थी, ये सोचने वाली बात है। प्रत्येक सड़क और गली के दोनों ओर पक्की ढकी हुई नलियाँ भी थी। जो नाली थी वो सड़क के किनारे होती थी, ठीक है, और ढकी हुई रहती थी और यह बड़ी नालियों में मिलती थी। इन नालियों की बनावट से, इसकी योजना से घरों, गलियों और सड़कों का जो गंदा पानी होता था वह नगर से बाहर निकाल दिया जाता था। नलियां ईंटों व पत्थरों से बड़ी दृढ़ बनाई जाती थी। जो नलियों का निर्माण होता था वह पत्थरों से बनाया जाता था या फिर ईंटों से बनाया जाता था, और वो भी ठोस ईंटें, जो मजबूत ईंटें होती थी उससे बनाई जाती थी। गंदे पानी एवं मलमूत्र के लिए शोषक कूप बने हुए होते थे। शोषक कूप कहने का मतलब है पनसोखा, समझते हो ना, जैसे आज के टाइम में बनाए जाते हैं, तो वो वहां पर बनाया जाता था। नगर निर्माण के बारे में आपने देखा, अब यहाँ पर समझते हैं भवन निर्माण। तो देखिए सिंधु घाटी के निवासियों ने भवन निर्माण कला में खूब उन्नति कर ली थी। भवनों के जो भग्नावशेष मिले हैं उनसे प्रतीत होता है कि यहाँ के निवासियों के गृह अच्छे ढंग से बने हुए थे, यानी यहाँ के जो रहने वाले निवासी थे उसके घर बहुत ही अच्छे तरीके से बने हुए थे। उनमें सुख सुविधा की भी सारी व्यवस्था थी। वास्तुकला की अनेक शिल्प शैलियाँ द्वारा भवनों के सौंदर्य और शोभा में वृद्धि की गई थी। यानी कहने का मतलब जो वास्तुकला थी, वास्तुकला मतलब भवन को बनाने का तरीका, इंजीनियर लोग, ठीक है, या फिर जो मिस्त्री लोग होंगे वो सारे इतने स्किलपूर्ण थे, इतने हुनरमंद थे कि भवनों को सुंदर तरीके से बनाना, उसको शोभा देना, वो सारी प्रक्रिया वो जानते थे। अब यहाँ पर देखते हैं भवन निर्माण में सबसे पहला जो है वो आपका सिंधु सभ्यता में जो नागरिक थे, जो लोग थे, ठीक है, जो आम आदमी थे, उसके रहने के लिए जो भवन थे वो किस प्रकार से थे। उसके बाद हम लोग राज्य भवन के बारे में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर नागरिकों के निवास के भवन निश्चित योजना के अनुसार सड़क के दोनों ओर निर्मित होते थे। जैसे ये सड़क है, इधर भी भवन होता था, इधर भी भवन होता था। मैक्सिमम इसी तरीके से सड़क के किनारे ही भवन होते थे। घरों में प्रकाश यानी लाइट और हवा की उचित व्यवस्था रहती थी ताकि हवा आ जा सके। खिड़कियाँ भी बनी हुई रहती थी। भवन छोटे और बड़े, कच्चे और पके सभी प्रकार के होते थे। सबसे छोटा भवन लगभग 30 फीट लंबा और 27 फीट चौड़ा होता था। लगभग 11 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा होता था और इसमें लगभग 4 या 5 कमरे होते थे। कभी कभी 2 कक्ष वाले घर भी होते थे, यानी 2 कमरे वाले घर भी होते थे। जैसे कि यहाँ पर बोला गया कि 5 कमरे वाले भी होते थे, तो कभी कभी 2 कमरे वाले भी होते थे। बड़े भवन सामने से लगभग, जो बड़े बड़े जो घर होते थे वह सामने से 26 मीटर लंबे और गहराई से, यानी गहराई में 30 मीटर होते थे और उनमें लगभग 30 कमरे होते थे। यानी जो बड़े बड़े भवन होते थे उसमें 30 कमरे होते थे। मोहनजोदड़ो के भवन हड़प्पा की अपेक्षा, जो मोहनजोदड़ो के जो भवन थे, मोहनजोदड़ो जो जगह था हड़प्पा सभ्यता में, उसके जो भवन थे वह हड़प्पा की अपेक्षा अधिक भव्य विशाल थे। हड़प्पा में जो भवन थे उससे ज़्यादा बड़े बड़े मोहनजोदड़ो में थे, ठीक है। इन भवनों की नींव यानी जो बुनियाद थी वह गहरी और चौड़ी रखी जाती थी। दीवारें जो होती थी वह मोटी और खूब चौड़ी रहती थी। दरवाजे और खिड़कियों का भी पूरा प्रबंध होता था। खिड़कियां घर के आंगन की ओर खुलती थी। जो खिड़की होता था वह बाहर की ओर खुलती थी, घर के अंदर की ओर नहीं। भवन जो होता था वह 2 से 3 मंजिल के होते थे और यानी 2 तल्ला या फिर 3 तल्ला होता था और छतों व मंजिलों पर आने जाने के लिए पत्थर और ईंटों की सीढ़ियां होती थी। बाड़ या फिर सीलन, सीलन का मतलब हो गया जैसे कि पानी जो रिसता है ना, तो उससे रक्षा करने के लिए कभी कभी निवास गृह कच्ची मिट्टी के ऊंचे चबूतरों पर भी बनाया जाता था। कहने का मतलब है जो घर बनाया जाता था वह पहले चबूतरा बना दिया जाता था और उस चबूतरे के ऊपर, ठीक है, चबूतरे के ऊपर ही घर बना दिया जाता था और पक्की ईंटों का इस्तेमाल करके भवनों का निर्माण होता था। अधिकांश पक्की ईंटें 25.4 सेंटीमीटर लंबी होती थी और 13.9 सेंटीमीटर चौड़ी होती थी और 9.6 सेंटीमीटर मोटी होती थी।
कहीं कहीं बहुत ही विशाल ईंटें जिनका लंबाई जो होता था वह 51 सेंटीमीटर, चौड़ाई 26.6 सेंटीमीटर और मोटाई 8.8 सेंटीमीटर होती थी। मकानों में पक्की ईंटों से मढ़े हुए आंगन और कक्ष भी होते थे। मकानों में क्या होता था, जो आंगन होता था वह कहीं ना कहीं उस पर ईंटें बिछाई रहती थी, इस तरीके से ईंटें बिछाई जाती थी, उससे आंगन बनाया जाता था। इसके साथ दीवारों पर प्लास्टर भी लगा हुआ था, उसकी भी प्रथा थी। जैसे आज के टाइम में हम लोग प्लास्टर लगाते हैं। घरों का और स्नानोगार का भी गंदा पानी निकालने के लिए ढकी हुई नालियाँ थी, जो बाहर सड़क की बड़ी नालियों से मिल जाती थी। कभी कभी घर का जो नालियाँ होता था वह घर के बाहर बने नालदानों में भी गिरती थी। छतों के ऊपर का पानी जो होता था उसको निकालने के लिए मिट्टी या लकड़ी के परनाले होते थे। परनाले का मतलब हो गया पाइप, ठीक है। अंततः समस्त नगर का जो गंदा पानी होता था वह विशाल ढकी हुई नालियों द्वारा बाहर निकाला जाता था। बड़ी नालियां तो इतनी गहरी थी कि एक खड़ा व्यक्ति उनमें आ जा सकता था। आगे देखिए, प्रत्येक अच्छे निवास गृह में खुला आंगन, जो भी अच्छे अच्छे रहने के लिए घर थे उसमें एक आंगन रहता था, खुला आंगन। रसोई घर रहता था, साथ ही साथ स्नान घर यानी बाथरूम रहता था, शौच घर यानी शौचालय भी रहता था और कुएं तथा कूड़ेदान की व्यवस्था भी थी। स्नान घर सुंदर ढंग से बने हुए थे, उनका फर्श पक्की ईंटों का बना हुआ था और जो फर्श था वो पक्की ईंटों से इस प्रकार से मढ़ा जाता था कि ईंटों के बीच कहीं भी कोई भी दरार नहीं होती थी। स्नान गृह और शौच गृह से गंदा पानी निकालने के लिए ढकी हुई पक्की ईंटों की बनी नालियों की व्यवस्था थी। इनकी निकासी मकान के पीछे की ओर होती थी, यानी मकान के पीछे ये सारे जो गंदगियाँ थी वो निकाली जाती थी। कुएं जो होती थी वह अंडाकार होते थे और मुंह के चारों ओर, कुएं के जो मुंह थे उसके चारों ओर दीवारें होती थी गोल से। कुछ कुओं के भीतर सीढ़ियां भी थी और जो सार्वजनिक कुएं थी जहां पर समाज के कोई भी व्यक्ति उस कुएं से पानी ले आ जा सकता है, उस सार्वजनिक कुओं के पास पानी खींचने वालों के बैठने के लिए तिपाही बनाई जाती थी। कहने का मतलब है यहाँ पर इस तरीके से तिपाही, ठीक है, तो बैठने के लिए इस तरीके से बनाई गई थी। आगे हम लोग समझते हैं नागरिक भवन के बारे में देख लिया, अब हम लोग समझते हैं सार्वजनिक और राजकीय भवन के बारे में। खुदाई में सार्वजनिक और राजकीय भवनों के भग्नावशेष भी प्राप्त हुए हैं, यानी उसके भी अवशेष प्राप्त हुए हैं, सार्वजनिक और राजकीय भवन के भी। मोहनजोदड़ो की गढ़ी एक विशाल भवन के अवशेष मिले हैं। यह लगभग 70 मीटर लंबा और 24 मीटर चौड़ा था। इसकी बाहरी दीवारें लगभग 2 मीटर चौड़ी थी, बाहर की जो दीवारें थी, और भीतर एक वर्गाकार आंगन था जो लगभग 10 मीटर लंबा और उतना ही चौड़ा था, यानी 10 मीटर ही चौड़ा था। इसमें कई कक्ष यानी कई कमरे, स्नानागार यानी जो आपका बाथरूम है, और बरामदे भी थे। संभव है कि इसमें कोई उच्च श्रेष्ठ राज्य अधिकारी या फिर धर्म अधिकारी रहता होगा, यानी जो अधिकारी लोग रहते होंगे वही, उसी के लिए ही यह मकान था। फर्श पर कई स्थानों पर चौकियां अथवा बेंच थी। फर्श जो था वहां पर चौकियां बिछी हुई थी या फिर बेंच। संभवतः है कि इस भवन का उपयोग सामूहिक विचार विनिमय, यानी कोई बैठक हो गया, सार्वजनिक बैठक हो गया, उसके लिए, तो सार्वजनिक कार्यों के लिए होता था। अब यहाँ पर अगले पॉइंट में हम लोग देखेंगे स्नानागार। ये भी नगर निर्माण योजना का एक क्वालिटी है। स्नानागार, यो तो प्राय प्रत्येक भवन या निवास गृह में एक स्नानागार होता था, यानी इस सभ्यता में हर एक घर स्नानागार होता था। स्नानागार का मतलब हो गया बाथरूम। लेकिन मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार या फिर उसको बोल सकते हो स्नान कुंड भी था, बहुत बड़ा विशाल। मोहनजोदड़ो के समस्त अवशेषों में यह स्नान कुंड सबसे अधिक आश्चर्यजनक और शानदार इमारत था। यह स्नान कुंड एक विस्तीर्ण वर्गाकार आंगन और विशाल भवन के बीच में था। स्नानागार का आंगन 55 मीटर लंबा, 55 मीटर ही चौड़ा और लगभग 3 मीटर गहरा है तथा इसकी बाहरी दीवारें लगभग 2 मीटर मोटी है। बाहर की जो दीवारें है वो 2 मीटर मोटी है। साथ ही साथ इसके चतुर्दिक रास्ते हैं, यानी टोटल 4 रास्ते हैं इस स्नानागार में। जैसे कि मान के चलिए स्नानागार है तो इधर से भी रास्ता है, इधर से भी रास्ता है, इधर से भी रास्ता है, इधर से भी रास्ता है। आंगन में स्नान कुंड बनावट में आयताकार है। जो स्नान घर है, सॉरी स्नानागार है, वो आयताकार है, इस तरीके से है, ठीक है। यहाँ पर बीच में पानी होगा, इधर सीढ़ियाँ थी, इधर भी सीढ़ियाँ होगी, ठीक है। यहाँ पर देख लेंगे सीढ़ी कहीं ना कहीं 2 तरफ थी, ठीक है। तो इस तरीके से आयताकार यह स्नानागार की बनावट थी। इसकी लंबाई लगभग 12 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर और गहराई 3 मीटर है। इसके प्रत्येक ओर जल तक पहुंचने के लिए ईंटों की सीढ़ियाँ थी, यानी कहीं ना कहीं इस तरीके से अगर आयताकार होगी तो इधर भी सीढ़ियाँ थी, इधर भी सीढ़ियाँ थी, इधर भी सीढ़ियाँ थी और इधर भी सीढ़ियाँ थी, यानी इस पानी में डूबने के लिए, यानी जाने के लिए चारों तरफ यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई थी। पहुंचने के लिए ईंटों की सीढ़ियाँ बनी हुई थी। कुंड की दृढ़ दीवार और फर्श पक्की ईंटों के बने हुए हैं। ईंटों की जुड़ाई, उस पर प्लास्टर बड़ी सावधानी और कुशलता से किया गया है, कहीं भी दरार नहीं है। स्नान कुंड के फर्श का ढाल दक्षिण पश्चिम की ओर है। स्नान कुंड का जो ढाल है ना वो दक्षिण पश्चिम है। जैसे कि अगर हम लोग दिशा की अगर बात करें उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम ये हो जाता है, ये वाला एरिया, ठीक है। तो इस तरीके से ढाल थी।
ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका ढाल था दक्षिण पश्चिम की ओर और इसी दिशा में कुंड के गंदे पानी को भी निकाला जाता था। इसको निकालने के लिए 2 मीटर से भी अधिक ऊंची ढकी हुई पक्की नाली थी और इससे यह प्रतीत होता है कि समय समय के साथ यहाँ पर पानी को बदल दिया जाता था। जो भी स्नानगार में स्नान कुंड में जो पानी होती होगी उसको बदल दिया जाता होगा, उसकी सफाई भी होती होगी। स्नान कुंड को जल से भरने के लिए उसके सामने जो है ना वो कुएं होते थे, ठीक है। स्नान कुंड के चतुर्दिक बरामदे और इनके पीछे छोटे छोटे कमरे बने हुए थे, यानी जो छोटे छोटे कमरे होंगे कहीं ना कहीं वो भी एक स्नान घर ही होंगे, यानी बाथरूम होंगे, क्योंकि इनमें प्रत्येक में पानी निकालने के लिए पक्की नलियां भी बनी हुई थी, यानी वहां पर भी पानी निकालने के लिए नली बनी हुई थी। इसका मतलब वहां पर लोग नहाते होंगे, पानी का इस्तेमाल करते होंगे, तब ना नाली बनी होगी उस कमरे में, तो कहीं ना कहीं वो भी छोटे छोटे स्नान घर थे। साथ ही साथ इनमें गर्म पानी से स्नान करने की भी व्यवस्था रही होगी और कई विद्वानों का जो मत है ना वो उनका मानना है कि यह स्नानागार पवित्र स्थान था। धार्मिक पर्वों या फिर उत्सवों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पर लोग स्नान करने के लिए आते होंगे या फिर यह स्नानागार जन साधारण के लिए उसमें तैरने, नहाने या फिर जल क्रीड़ा करने या मनोरंजन करने के लिए यह बनाया गया है। आप इतना आंसर लिख सकते हो, यहाँ से आप छांट भी सकते हो अगर ज़्यादा आपका लॉन्ग हो जा रहा है। मैं एक्स्ट्रा इसलिए बताता हूँ ताकि उसमें आप छांट कर उसको याद कर सको, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका अन्न भंडार और भोजनालय, यानी अनाजों को जमा करने का, भंडार करने का भी भवन होगा। इसके अलावा भोजनालय, भोजनालय का मतलब जहाँ पर भोजन मिलती होगी। चलिए देख लेते हैं इसको भी। हड़प्पा में निवास गृहों के अलावे विशाल अन्न भंडार के अवशेष भी मिले हैं। हड़प्पा के छोटे से दुर्ग में विस्तीर्ण राजमार्ग के दोनों ओर 6-6 की 2 पंक्तियां में विशाल अन्न भंडार बनाए गए हैं। ये जो हड़प्पा का जो सबसे बड़ा राजमार्ग है उसके इधर में, ठीक है, किनारे में कहीं कहीं पर 6-6 कमरे का जो है ना वो अनाज को जमा करने वाले भवन भी बनाए गए हैं। 1.25 मीटर की ऊंचाई वाले चबूतरे पर ये अन्न भंडार बनाए गए हैं। प्रत्येक अन्न भंडारण लगभग 18 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा था। प्रत्येक अन्न भंडारण में कमरे और बाहर की ओर बरामदे बने हुए, यानी हर एक कमरे में बाहर की ओर बरामदे भी बने हुए हैं। इन अन्न भंडारों का प्रमुख प्रवेश द्वार रावी नदी के तट की ओर जाता था। अब रावी नदी के तट की ओर कहीं ना कहीं वो प्रवेश द्वार इसलिए था ताकि नदी से जो नाव आते थे वह नाव के द्वारा जो अन्न यहाँ पर लाया जाता हो वह जमा किया जाता हो। यानी कहने का मतलब है रावी नदी से जो भी अनाजें आती होगी नाव से, उसको तुरंत उस अन्न भंडार में भंडारण किया जा सके और फिर बाद में इसका जनता में इसका वितरण किया जा सके, बांटा जा सके। संभवतः है कि यह भंडारण राजकीय हो, ठीक है, यानी यह सरकारी भंडारण हो। आगे आपका हड़प्पा के अन्न भंडार के समान मोहनजोदड़ो के भोजनालय की भी अपना महत्व रखते थे। यानी जो अन्न भंडारण थे वो भी तो इंपॉर्टेंट था ही, साथ ही साथ यानी यहाँ पर जो भोजनालय था वो भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट था। मोहनजोदड़ो की विस्तीर्ण सड़कों के किनारे जो सड़क था, राजमार्ग था, उसके किनारे कहीं कहीं जो सार्वजनिक भोजनालय थे वो भी उनके अवशेष मिले हैं जहाँ पर लोग भोजन करते होंगे। 2 सड़कों के मिलन स्थान या चौराहों पर भी बड़े सार्वजनिक भोजन स्थल होते थे। तो बस आपको इतना ही लिखना है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा ये लेंदी है, ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। अब यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं इसका ब्लूप्रिंट आंसर लिखने का। सबसे पहले यहाँ पर समझिए कि क्वेश्चन में क्या बोला गया कि सिंधु घाटी की सभ्यता के कला के बारे में। तो कला के बारे में आप लोग यहाँ पर सबसे पहले आप लोग ललित कला के बारे में यहाँ पर हेडलाइन दीजिएगा। अब ललित कला में क्या है कि बहुत सारे कलाएँ हैं, जैसे कि लेखन कला। तो यहाँ पर सबसे पहले लेखन कला के बारे में आपको लिखना है, यानी लिखने वाली कला। इसके बाद आपका भवन निर्माण कला, भवन किस तरीके से निर्माण होता था उसकी कला। उसके बाद भवन निर्माण कला के बाद धातु कला, फिर आपका मूर्ति कला। इसके बाद अगर आगे बढ़े तो यहाँ पर देखिए चित्रकला, चित्रकला के अगर बाद आगे बढ़े मोहर निर्माण करने की कला। इसके बाद आगे बढ़े तो संगीत और नाचने की कला, फिर काटने व बुनने की कला। ये हो गया आपका कला से रिलेटेड आंसर। इसके बाद यहाँ पर नगर निर्माण में आपको कुछ एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से नगर वहाँ पर बनी हुई थी। इसके बाद यहाँ पर आपको हेडलाइन देना है भवन निर्माण। अब इस भवन निर्माण में कितने बिंदु है, तो कई प्रकार से भवन का निर्माण था सिंधु सभ्यता में कि नागरिकों के रहने के लिए भवन था, उसको आपको लिखना है। फिर इसके बाद सार्वजनिक और राजकीय भवन था, जैसे जो सरकारी भवनें होती है ना, राजकीय भवनें, उसके बारे में आपको लिखना है। इसके अलावे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है स्नानागार। इसके अलावे आप लिख सकते हो अन्न भंडारण और भोजनालय के बारे में, ठीक है, जो ढाबा वगैरह होता होगा या होटल वगैरह होता होगा। तो इतना आपको लिखना है इस क्वेश्चन के आंसर में। सारे पॉइंट्स आप लोग याद कीजिएगा। 100% आपका आंसर एग्जाम में वो पॉइंट्स अगर मेंशन कर दीजिएगा जरूर आप लिख पाओगे। नए व्यूअर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।